हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी से आज क्वेश्चन है। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। इसका कारण था कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ और अब जो है से निरंतर आपको वीडियो मिलेगा दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था। तो जैसा कि पता होगा दोस्तों कि संघात्मक, ठीक है, संघात्मक, एकात्मक। तो बोल रहा है संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में अंतर क्या है। तो अंतर थोड़ा सा मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसा कि पता है संघीय व्यवस्था जो होता है इसे लिखित, इसमें क्या होता है, लिखित संविधान होता है और इसको संविधान को सर्वोच्च माना गया है। किसको माना गया है सर्वोच्च? तो संविधान को इसमें सर्वोच्च माना गया है। लेकिन इसमें है एकात्मक में कि संविधान को सर्वोच्च माना भी गया है और सर्वोच्च नहीं भी माना गया है। जैसे जापान का जो संविधान है एकात्मक है और सर्वोच्च है। और फिर ब्रिटेन का यदि बात करें तो ब्रिटेन का सर्वोच्च नहीं है, यानी एकात्मक है। ठीक है, तो संघीय में लिखित होता है, इसमें लिखित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी लिखित और लिखित दोनों हो सकता है एकात्मक में। तीसरा नंबर है संघीय में हम स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी इसकी न्यायपालिका जो है सो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। लेकिन यही एकात्मक की बात करें तो न्यायपालिका जो है से इसमें महत्व नहीं दिया गया है, यानी महत्वहीन है। हम कह सकते हैं कि एकात्मक में जो न्यायपालिका है उसका उतना महत्व नहीं है। चौथा नंबर की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है से संघीय में कठोर हो सकता है। इसमें जो संविधान है कठोर हो सकता है, कठोर होता है किसमें? तो संघीय में। ठीक है, यानी अनम्य मतलब होता है कठोर, नम्य नहीं, यानी कठोर। और जो एकात्मक में है से कठोर और लचीला दोनों हो सकता है। ठीक है, संघीय में संघात्मक में होता है कि द्विसदनीय व्यवस्था होता है। वहीं एकात्मक की बात करें तो द्विसदनीय हो भी सकता है और एक सदनीय हो भी सकता है, यानी दोनों हो सकता है। फिर यदि बात करें दोहरी सरकार हो सकती है संघात्मक में, वहीं एकात्मक में एक सरकार, एकल सरकार हो बोल सकते हैं। वहीं संघात्मक को बोले तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होता है, जैसे कि अमेरिका का है दोस्तों। वहीं एकात्मक में बोले तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन जो कि ब्रिटेन का है। ठीक है, जो कि ब्रिटेन का है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझे होंगे दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा से क्या होगा। इस प्रकार आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो देखिए, पहला है संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होता है जबकि एकात्मक व्यवस्था में लिखित या अलिखित होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हम आपको बताएं कि संघीय में लिखित होता है और इसमें लिखित या अलिखित दोनों हो सकता है एकात्मक में। ऑप्शन सही है। दूसरा है संघीय व्यवस्था में अनम्य संविधान यानी कठोर होता है जबकि एकात्मक व्यवस्था में अनम्य अथवा नम्य संविधान होता है। बिल्कुल, ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है संघीय व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका होती है जबकि एकात्मक व्यवस्था में एक सदनीय विधायिका होती है। तो ये गलत है दोस्तों, एक सदनीय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इस प्रकार हम इसको गलत बोलेंगे। चौथा है संघीय व्यवस्था में संविधान की प्रधानता होती है जबकि एकात्मक व्यवस्था में संविधान की प्रधानता नहीं होती है। ऐसा ये भी गलत है दोस्तों। क्या है? ये भी गलत है। व्यवस्था हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या है कि प्रधानता जो है संविधान की कोई प्राधान्यता एकात्मक में नहीं होगा। तो नहीं, एकात्मक में हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं 3-4 गलत है और इसमें हमको पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। डी आंसर। नेक्स्ट है नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करता है? ठीक है, चीन की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसमें दिया है पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। इसका आंसर होगा दोस्तों सिक्किम करता है, उत्तराखंड करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं करता है। पश्चिम बंगाल जो है सो दोस्तों बांग्लादेश के साथ करता है। पश्चिम बंगाल जो है सो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। वहीं हम चीन की सीमा की बात हो रही है तो चीन की सीमा के लिए हम बता दें दोस्तों, तो इसका जो है से 4 राज्य, और वो 4 राज्य कौन कौन सा है? तो सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आप समझ गए। और सिक्किम, उत्तराखंड
हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य हो गया और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश में कौन है दोस्तों? तो आपका लद्दाख हो जाएगा। यानी कुल मिला के हम बात करें तो 5 जो है से सीमा बनाता है भारत के, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर की बात करें तो डी आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 में। तो नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? तो ब्राह्मण वणिक का स्थिति का जो वर्णन करता है दोस्तों, मृच्छकटिकम। 4 नंबर है, भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो प्रधान न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो प्रधान न्यायाधीश आपको ये पता होना चाहिए कि जनहित याचिका है, यानी हम बोलते हैं दोस्तों PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जनहित याचिका जो है PIL, वो जो शुरुआत है उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो थे दोस्तों PN भगवती। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित युग्म पे विचार करिए। ठीक है, इधर झील है और झील कहाँ अवस्थित है उस प्रकार उसको दिखाना है। तो रेणुका झील अरुणाचल प्रदेश है? नहीं, रेणुका झील जो है से हिमाचल प्रदेश है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर, बिल्कुल ये सही है। कालीवेली झील आंध्र प्रदेश, तो कालीवेली झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश नहीं है दोस्तों, ये है आपका तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। इस प्रकार आंसर होगा इसको दोस्तों, कौन सा सुमेलित है, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 सुमेलित है, लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 पे कि मुगल कालीन भारत में मदद ए मास कहा जाता था। तो मदद ए मास किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, यानी विद्वानों उलेमाओं को दान में दी गई जमीन को मदद ए मास कहा जाता था। मदद ए मास कहा जाता था, यानी जो है से विद्वानों उलेमाओं को दान में दी गई जमीन को मदद ए मास कहा जाता था। ठीक है, 7 नंबर भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्न में से कौन सा विषय जो है से आरक्षित विषय था या थे? ठीक है, तो आरक्षित विषय जो था दोस्तों वो कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 है, आरक्षित विषय जो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है सो कौन सा है? तो हम कह सकते हैं कि आरक्षित विषय, यहाँ पे आरक्षित और अनारक्षित की बात हो रही है। आरक्षित और अनारक्षित। तो आरक्षित विषय जो है से भारत शासन अधिनियम, उस समय अंग्रेज का जो शासन था, तो गवर्नर जनरल को जो पद है या फिर रक्षा का जो पद है या विदेश का जो पद है, ये सारा का सारा आरक्षित कर दिया गया था, यानी इसे और कोई नहीं ले सकता है। यानी जो बड़े बड़े जितना भी पद हैं, जैसे जेल हो गया, पुलिस हो गया, न्याय व्यवस्था हो गया, ठीक है, और इसमें अनारक्षित में किसे कर दिया गया? तो मंत्री को किया गया। मंत्री जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य, ठीक है, कृषि, उद्योग आदि को इसको अनारक्षित के तहत रखा गया। क्यों रखा गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उद्योग में क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, यानी मेहनत वाला काम जो है से अनारक्षित कोटा को दे दिया गया। वहीं आरक्षित कोटा में बड़े बड़े पद है, रक्षा विशेषज्ञ, गवर्नर जनरल, पुलिस, ये सारा का सारा जो बड़ा बड़ा पद है सो खुद को अनारक्षित कोटि का अंतर्गत रखकर अपना शासन वो अपने तरीका से चलाते थे। तो इस प्रकार 1919 के अधिनियम के तहत काम करने वाले विषय को 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों, आरक्षित और आरक्षित के अधीन तथा हस्तांतरित विषय को लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन हस्तांतरित विषय में बांटा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर जनरल को दिया गया था, यानी गवर्नर जनरल को जो बड़ा बड़ा पद था उसको दिया गया था, और अनारक्षित कोटा का अंतर्गत जो था। तो इस प्रकार आप समझे होंगे कि जो 7 नंबर है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 नंबर का आंसर क्या होगा? तो उपयुक्त सभी।
कौन सा विषय आरक्षित, आरक्षित में सिंचाई वाला भी आएगा दोस्तों, जेल पुलिस भी आएगा, न्यायविद भी आएगा, ये सब बड़े बड़े पद हैं। ठीक है। 8 नंबर है, निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो आपको भी पता होगा कि जो 90% से अधिक प्राप्त करता है वो गोंडवाना क्रम का कोयला है। गोंडवाना क्रम यानी 90 से अधिक कितना परसेंट, तो 98% जो है से गोंडवाना क्रम के कोयले को कोयला प्रदान किया जाता है भारत का। और धारवाड़ की वही बात करें तो धारवाड़ में जो है चट्टानों का इसमें चट्टान पाए जाते हैं और ये जो है से कर्नाटक में है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो अब विचार के लिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। पहला है, यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज्यादातर औजार कांसे के बने थे। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही पूछ रहा है। तो यह जो संस्कृति थी कांस्य युगीन थी, बिल्कुल सही है। इसलिए ज्यादातर औजार कांसे के बने होते थे, नहीं, कांस्य युगीन थी और कांसा की मात्रा भी ज्यादा था, लेकिन जो औजार था वो कांसे की जगह ज्यादातर जो है से किसका बने थे, तो पत्थर के बने होते थे। किसका, पत्थर के बने होते थे। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। उपयुक्त में लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था, बिल्कुल था दोस्तों, ये ऑप्शन सही होगा। और एक कांसे के औजार नहीं बनते थे, किसके, तो पत्थर के बनते थे। इस प्रकार आंसर इसका होगा केवल 2। ठीक है, केवल 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला है, संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक संरचना का उल्लेख है, बिल्कुल सही है दोस्तों। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी केरल उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है। कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अधिकारिता पुडुचेरी केरल उच्च न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता है। ये जो है केरल के जगह हम बोल सकते हैं कि केरल नहीं, ये बिल्कुल चेन्नई में आता है। किसके अधिकारिता क्षेत्र में आता है, संघ राज्य पुडुचेरी केरल उच्च न्यायालय की अधिकारिता में नहीं आता है, बिल्कुल चेन्नई का आता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं, केवल 1 सही है। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वन केवल पश्चिमी घाट यानी तमिलनाडु तट की तक ही सीमित है। दूसरा है, इन वनों में महोगनी और आबन बूस की प्रजातियां शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा केवल और केवल 2 यानी बी, महोगनी और आबुनीस की प्रजातियां पाई जाती है। ये तमिलनाडु में नहीं पाया जाता दोस्तों। ये आपको हम बता दें कि उष्णकटिबंधीय का जो क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से 5 डिग्री नीचे और 5 डिग्री ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो भूमध्य रेखा यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी अक्षांश के भीतर का जो क्षेत्र है 5 डिग्री। तो इस प्रकार जो आंसर है आपका केवल 2 यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 12 आते हैं कि भारतीय संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित करकड्डिम क्या है। करकड्डिम दोस्तों ये है मलयालम कैलेंडर का आखिरी माह, जिसे रामायण माह भी कहा जाता है। ठीक है, जो रथ यात्रा के पड़ाव है, नहीं, करकड्डम से संबंधित है कि कैलेंडर का जो आखिरी माह होता है जिसे रामायण माह भी कहा जाता है, वो जो है करकड्डम से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संस्कृति का। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। तो सीवन रहित जो है से जो जाल के रूप में अवधारित किया है दोस्तों, वो है ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है। अब नेक्स्ट है 14।
प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है, इस पठारी भाग में संकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती है। संकरी तथा गहरी घाटियां पाई जाती है। ठीक है। दूसरा है, यहाँ की पहाड़ियां गोलाकार है। तीसरा है, यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? तो इसका जो गलत है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ये पहाड़ियां गोलाकार नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है। तीसरा है, यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। प्राचीनतम स्थिर भूभागों में से एक है, नहीं, ये स्थिर भूभागों में से एक नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो है पठारी भाग संकरी एवं गहरी घाटियां होती है, बिल्कुल, यानी संकरी, शंकुधार, मतलब इस प्रकार से इसका जो हम कह सकते हैं पठार जो होता है इस प्रकार से शंकुधारी होता है और काफी मतलब गहरी होता है। इस प्रकार से गहरी जो है से घाटियां होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक जो है से ये सही है, यानी जो गलत इसमें पूछ रहा था 2-3 गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी। 15 है, वैदिक काल के संदर्भ में वज्रपति पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इन्हीं पद का नाम है दोस्तों वज्रपति पद। वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला है, यह व्यक्ति जो परिवार का मुखिया होता था। वह व्यक्ति जो चारागाह भूमि को अधिकारी होता था। सी है, वह व्यक्ति जो युद्ध में लड़ाकू समूह का प्रमुख होता था। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वह व्यक्ति जो चारागाह भूमि का अधिकारी होता था उसे हम वज्रपति कहते थे, और परिवार का जो मुखिया होता था उसको हम पिता यानी पिता से संबंधित यानी पिता को हम कुलव भी उस समय कहते थे। ठीक है। और लड़ाकू जो समूह का जो था दोस्तों, लड़ाकू समूह का जो प्रमुख था उसको हम ग्रामक या ग्रामीणी बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रामक या ग्रामीणी, ग्रामक या ग्रामीणी। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर है, भारत में राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, किया जा सकता है। यह विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना त्याग सकेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष को अपना जो त्याग पत्र नहीं देता है, बल्कि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है। और इस प्रकार जो है राज्यपाल की जो है पद से हटता है। ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों, ये गलत है। सी है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। सही है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों कि कौन सा कथन गलत है? तो गलत ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी जो है से 16 का बी आंसर होगा। निम्नलिखित मौसमी दशाओं पर विचार कीजिए। वायु का अवतलन, स्वच्छ आकाश, तापमान का कम होना, वायु दाब घटने लगना। ठीक है। तो इसका हम देखेंगे 17 का, जो 17 का है इसका हम देखेंगे। उपयुक्त में से कौन सी दशाएं उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के आने से पूर्व की मौसम की दशाएं हैं? पूर्व की मौसम की दशाएं हैं। तो इसका जो है सर दोस्तों पूर्व के मौसम की दशाएं हैं 17 नंबर, वायु का अवतलन। वायु का अवतलन था। दूसरा में था स्वच्छ आकाश था। ठीक है। तीसरा में था तापमान था। चौथा में था वायु दाब का घटना। वायु दाब का घटना। हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि वायु का जो है अवतलन। अवतलन कहने का मतलब है, पहला में दिया था वायु का अवतलन,
तो अवतलन मतलब होता है कि जैसे वायु जो है से हमेशा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहता है। वायु क्या है, उच्च से निम्न की ओर अक्षांश की ओर बहता है, ठीक है। वायु और वहीं हम गुजरने से पहले और गुजरने के बाद भी वायु दाब क्या है, बढ़ने लगता है, ठीक है। वायु दाब क्या होता है, बढ़ने लगता है। फिर तापमान भी बढ़ता है, तापमान भी बढ़ता है। मौसम जो ऐसे मौसम की दशाओं की बात हो रही है दोस्तों, तापमान भी बढ़ता है। यदि तापमान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है दोस्तों कि ठंड भी बढ़ जाएगी। ठंड जो है से क्या है, ठंड भी बढ़ जाएगी। यही बात करें यदि शरद ऋतु की दोस्तों, तो ये जो है से 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक इसका जो है से शरद ऋतु का समय है। और शरद ऋतु के बीत जाने के बाद जो है, यानी गुजर जाने के बाद वायुदाब बढ़ता है। वायुदाब बढ़ने से उसका तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने से उसका जो ठंड भी है से बढ़ने लगता है। वहीं पूर्व की बात करें तो पूर्व में है जो तापमान क्या है दोस्तों, तापमान बढ़ता है, ठीक है। यदि तापमान का बढ़ना यानी वायु का अवतलन होता है। अवतलन हम कह सकते हैं कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर रहता है। इसमें वायु दाब क्या है, घटता है। यानी पूर्व में वायु दाब जो है सो दोस्तों घटता है, ठीक है, और गुजर जाने के बाद बढ़ता है। इस प्रकार आप समझे होंगे कि 17 का जो आंसर है से ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, आप बताएं। 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1 और 4। 1 और 4 कहने का मतलब वायु दाब का अवतलन होना, ठीक है, और 4 का मतलब कि वायु दाब घटने लगना, ठीक है। अवतलन होना यानी उच्च से निम्न की ओर, ठीक है, और वायु दाब का घटने लगना का मतलब है कि वायु दाब कब घटेगा, यानी पूर्व की स्थिति में घटेगा, यानी उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहती है। यानी मौसम जो 15 सितंबर के पहले की बात हो रही है, यानी पूर्व की बात हो रही है, मौसम से पहले की। तो इस प्रकार 1 ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है सही है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं 18 नंबर में। आशा करते हैं आप इसे अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अब आते हैं 18 नंबर में। 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में पतदाम यानी पैडम शब्द किसे निरूपित करता है? पैडम शब्द किसे निरूपित करता है, आप इसे बताएं दोस्तों। पहला है निम्न जाति के लोगों में प्रचलित विवाह पद्धति। बी है दासवृत्ति के अंग अंतर्गत प्रत्येक दास को पंजीकृत करने हेतु लगाया गया शुल्क। सी है विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया एक कर, ठीक है। डी में है बंधुआ मजदूरी। तो इसका आंसर बताएं दोस्तों। 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक स्थिति का जो संदर्भ में पतदाम जो था, पतदाम शब्द को किसे निरूपित करता था? 18वीं सदी की बात हो रही है। इसके आंसर बताएं दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा विधवा के पुनर्विवाह पर लगाया गया एक कर, ठीक है। और आपको पता होगा कि 18वीं जो सदी है उसका ईस्वी है दोस्तों 1700 से 1800 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए है जिला परिषदों के गठन से संबंधित उपबंधों से। बी है भूमि सुधार से। सी है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से। डी है दल बदल विरोधी कानून से। तो इसका सभी का आंसर पता होना चाहिए सभी को। सिंपल था, दल विरोधी कानून से। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो दल बदल कानून है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसका जो है दल बदल विरोधी कानून भारत के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री है राजीव गांधी थे। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। चुम्बी घाटी सिक्किम और भूटान के बीच अवस्थित है। दूसरा, शिवकिला सिक्किम को तिब्बत यानी चीन से जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सही पूछा है दोस्तों, ठीक है। और सही क्या होगा?
तो आपका पता होना चाहिए कि जो शिवकिला सिक्किम को तिब्बत से यानी चीन से जोड़ता है, तो नहीं दोस्तों, बल्कि जो शिवकिला है हिमाचल प्रदेश को, किसे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किसे जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को। तो इस प्रकार आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ चुंबी घाटी सिक्किम और भूटान के बीच अवस्थित है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी केवल एक सही है। ठीक है, अब आते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर पे आते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? से पहले हम आपको बताए थे, तो इस प्रकार आप आंसर बता सकते हैं दोस्तों। आंसर क्या होगा? पहला, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण। बी है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। सी है भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिकता, जो है भारत शासन अधिनियम 1919 को स्पष्ट रूप से जो है परिभाषित करता है। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिकता। 22 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है। पहला है प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता, विचारों की समानता। प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सही उत्तर बताना है दोस्तों। जो 22 का होगा वो सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा कि प्रतिष्ठा की समानता भी है, अवसर की समानता है, लेकिन विचारों की समानता नहीं है, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता। विचारों की समानता नहीं, स्वतंत्रता है। इस प्रकार आंसर ए। 23 है निम्नलिखित युग्मों पर कौन सा सुमेलित है? ठीक है, नदी और सहायक नदी दिया हुआ है। घाघरा की सहायक नदी राप्ती, राप्ती तो नहीं होना चाहिए, ताप्ती होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। ताप्ती। घाघरा की सहायक नदी ताप्ती है दोस्तों। कोसी की सहायक नदी अरुण है। सोन की सहायक नदी रिहंद है। दामोदर की सहायक नदी बराकर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें जो है से सुमेलित है पूछ रहा है, कौन सा सही है। तो इसका आंसर बताया दोस्तों। ये तो पता होना चाहिए। घाघरा के सहायक नदी ताप्ती है, कोसी का अरुण है, सही है। रिहंद सोन का है, दामोदर बराकर का है। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अब पूछेगा कि दामोदर कहाँ है, तो दामोदर जो है झारखंड में है। ठीक है, सोन ये सब तो पता ही होगा आपको, सोन कहाँ कहाँ से जाती है, बिहार से भी होकर जाती है। नेक्स्ट है 24 नंबर। ईसा पूर्व यानी 6ठी सदी में विधि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ। 2 है वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुए। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है दोस्तों। तो सही कौन सा है? तो सही आपका भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो बिल्कुल हुआ था दोस्तों। वर्ण भेद के आधार पर व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई थी। बिल्कुल दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 25 है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। क्या है? गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? ए है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या है दोस्तों? परिवर्तनीय नहीं है। तो ये तो आपका सही होगा दोस्तों। भाग 4 में जो है सब परिवर्तनीय नहीं है, ये बोला गया है। बिल्कुल सही है। देश के शासन में राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो मूलभूत है। बिल्कुल है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के पालन करना पड़ता है दोस्तों। सी है राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में कानून बनाने में निर्देशक तत्वों को लागू करें। ये निर्देशक है दोस्तों, निर्देशक तत्वों को लागू करें, ये भी सही है।
ये कानून बनाते समय आपको राज्य का कर्तव्य होता है कि उन नीति निर्देशक तत्व का पालन करें। डी है नीति निर्देशक तत्व भारत को विश्व को एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है नहीं। पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी और समाजवादी जो है देश बनाने के लिए कल्याणकारी या और समाजवादी देश बनाने के लिए जो निर्दिष्ट है। ठीक है, इस प्रकार आंसर होगा इसका, गलत पूछ रहा था यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 पे आते हैं। 26 क्या बोल रहा है? भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? ठीक है, काली कपास मृदा की रचना, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है भूरी वन मृदा, बी है विंदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान, सी ग्रेनाइट और स्कीट, डी है सेल और चूना पत्थर। तो इसका आंसर होगा किसके अपक्षयन कारण, अपक्षयन का मतलब होता है टूटना फूटना, किसके टूटने फूटने से हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि बेलसार चट्टान के अपक्षयन से कि काली मृदा से हुआ है, यानी ऑप्शन के अनुसार हम जाएं तो होगा विदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान के से हुआ है। ठीक है, 27 निम्नलिखित में से कौन सा लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाने जाते थे? यानी समाज को बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाने जाते थे, तो कौन थे? तो उसका नाम है दोस्तों क्षेमेंद्र। ठीक है, 28 पे आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति भारत के किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपातकाल के क्रियान्वयन को सीमित करने के लिए सक्षम होता है? ठीक है, यानी सीमित कहने का मतलब कि उससे अधिक नहीं, एक लिमिट बना देना, और ऐसा के द्वारा ऐसा अधिकार है राष्ट्रपति को। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी 42वें संविधान को बोलते हैं, 42वां संविधान 1976। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा पहला ऐसा राज्य है जिसे भारत में बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए एटलस जारी किया है? बाढ़ जोखिम क्षेत्रों वालों के लिए एटलस जारी किया है, तो कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों? तो असम है। कौन सा है? असम ऐसा राज्य है। और कब ऐसा किया है? तो 2011 में ऐसा किया है। ठीक है, 30 नंबर पे आते हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? कांग्रेस के अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, तो ये कौन था दोस्तों? तो ये था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये डफरिन है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, यानी कांग्रेस का लोगों का समूह का जो है सर्वप्रथम जो 1884 से 88 में जो ऐसा लॉर्ड डफरिन जो किए थे, उस समय जो दादा भाई नौरोजी थे उस समय, ठीक है, उस समय ऐसा किया गया था। 31 जो है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ए में है नए राज्यों का गठन, बी है राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी है नए राज्यों का प्रवेश। तो संविधान के मतलब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन सा कथन एक संभव नहीं है? ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश बिल्कुल संभव नहीं है। ये जो संभव है अनुच्छेद 2 के तहत ऐसा संभव है कि किसी राज्य को आप प्रवेश दे सकते हैं, मिला सकते हैं, और ऐसा संसद के तहत होता था। ठीक है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी संभव नहीं, यानी जो गलत पूछ रहा था वो प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश नहीं होगा। ठीक है, ये होता है अनुच्छेद 2 के तहत, और ये कौन करता है? तो संसद के तहत। ठीक है,
अब आते हैं 32 नंबर पे। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, एल नीनो को विपरीत धारा भी कहा जाता था। 2 है, इसका विस्तार 3 डिग्री से 18 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों तक रहता है। तीसरा है, एल नीनो के कारण पेरू तट के स्थलीय भागों तथा सागरीय भागों में पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछा है दोस्तों, आप बताएं सही कौन सा है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर बी है, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 सही है, यानी एल नीनो विपरीत धारा एल नीनो को कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार जो है 3 से 18 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों तक है। ये तो गलत है दोस्तों, 3 से 18 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों तक है, नहीं, ये दक्षिणी से दक्षिणी अक्षांशों तक है। ठीक है, दक्षिण से दक्षिणी अक्षांशों तक है। ठीक है, उत्तरी दक्षिणी नहीं होगा दोस्तों, दक्षिण से दक्षिण ही है विस्तार, आप उत्तर दक्षिण नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ये जो है गलत है। आंसर क्या है? एल नीनो के कारण पेरू तट के स्थलीय भागों तथा सागरीय भागों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है विपरीत प्रभाव। 1 और 3 सही होगा। 33 नंबर है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया था। इस आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा। पहला है खरोष्टी लिपि का प्रसार, दूसरा है अरमाइक लिपि का प्रसार, तीसरा है क्षत्रप प्रणाली का विकास, 4 है अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का विकास। नीचे कूटनीति की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर बताना है दोस्तों कि आखिर जो है से प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ हखमनी वंश राजाओं ने किया था, उस समय जो भारत पे प्रभाव पड़ा था वो क्या प्रभाव पड़ा था, आप आंसर बताएं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबका सब सही है। इसमें जो अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का विकास हुआ था, बिल्कुल उत्कीर्ण हुआ था दोस्तों। क्षत्रप प्रणाली का भी विकास हुआ था। ठीक है, अरमेक लिपि का प्रसार हुआ था, खरोष्टी लिपि का प्रसार हुआ था। खरोष्टी अरमाइक लिपि ये सब जानते हैं आप कि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर पे आते हैं, भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय वाचन में क्या होता है? यह विधेयक को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अवस्था होती है। बी है विधेयक पर विस्तार से विचार किया जाता है और उसमें संशोधन भी प्रस्तुत किया जाता है। सी है भाषा संबंधी संशोधन को छोड़कर कोई मौलिक संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर कौन सा वाचन क्या होता है? तो इसका आंसर बताएं दोस्तों 34 का। ठीक है, इन विधि निर्माण के समक्ष ऐसा क्या होता है, तो इसका आंसर आप बताएं। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी दे दें, विधेयचर की बात हो रही है, विधेयचर यानी विधि निर्माण को हम विधेयचर के रूप में जानते हैं। ये जो है लोकसभा और राज्यसभा, प्रथम जो है प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम में है कि उद्देश्य पर चर्चा होता है, द्वितीय में होता है वाद विवाद पर चर्चा होता है। ठीक है, और तृतीय में जो होता है से संशोधन यानी चर्चा परिचर्चा पे हम ऐसा बोल सकते हैं, चर्चा और परिचर्चा पे ऐसा होता है। ठीक है, तृतीय मतदान भी होता है और चर्चा परिचर्चा भी होता है। तो इस प्रकार आंसर आपका क्या होगा? तो ये है विधेयक को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अवस्था होती है, सदन में प्रस्तुत किया जाता है नहीं। बी है विधेयक पर विस्तार से विचार किया जाता है और उसमें संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल्कुल विस्तार से होता है। और प्रथम द्वितीय और तृतीय वाचन में इस प्रकार से चर्चा होता है। प्रथम वाचन में होता है उद्देश्य पर चर्चा, द्वितीय वाचन में होता है वाद विवाद पर चर्चा होता है, तृतीय वाचन में होता है चर्चा परिचर्चा। ठीक है, तृतीय में ही संशोधन होता है। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब 35 पे आते हैं, सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ठीक है,
35 नंबर सही उत्तर चुने। ए है कागज, अंबाला, मुकुल, सीमेंट, भिलाई, लौह और इस्पात, टीटागढ़, खनिज तेल संशोधन, लखेरी। 4 दिया है ऑप्शन, आपको मिलान करना है। आप मिलान करें दोस्तों। इसका 35 नंबर है, तो आपको तो इतना पता ही होगा। सबसे पहले जो जानकारी है वही मिलान करें, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना तो पता होगा, लौह और इस्पात जो है से भिलाई में है, ठीक है। भिलाई में किसके सहयोग से है? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। और सीमेंट की बात करें तो सीमेंट लखेरी में है, ठीक है। कागज की बात करें तो कागज जो उद्योग है टीटागढ़ है, कागज जो है टीटागढ़ है। और खनिज संशोधन अंबाला मुकुल आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। 36 में आ जाते हैं। 36 नंबर क्या बोलता है? शेरशाह के सैन्य बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने घोड़े पर शाही निशान लगवाया। दूसरा है, डाक प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी से उधार ली। तीसरा है, सिपाहियों का व्यक्तिगत परिचय चेहरा नाम के दस्तावेज में वर्णित था। 4 है, सिपाहियों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत पूछा है दोस्तों, और गलत हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो है सिपाहियों को वेतन के रूप में जागीर जो है नहीं दिया जाता था। आप जागीर का नाम ऐसे पढ़े होंगे, तो जागीर तो आज तक कोई राजा दिया नहीं है जो वेतन के रूप में। हाँ, जागीर के जगह नगद वेतन दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों? नगद वेतन के रूप में उसको दिया था शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह का काल है, आपको शासन जो है इसका शेरशाह का 1540 से 1545 है। और शेरशाह सूरी का जो वंश है इसका 1540 से 55, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर होगा। इसमें कौन सा कथन सही नहीं गलत पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। और शेरशाह, आपको एक बात और पता होना चाहिए कि शेरशाह आखिर नाम कैसे पड़ा। शेरशाह सूरी का शेरशाह सूरी नाम कब पड़ा? तो ये होना चाहिए कि 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध हुआ था शेर खां और हुमायूं के बीच, उस समय जो है से शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया था। और अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं जो है से कर्मनाशा नदी कूदकर भागा था। और उसी समय जो है से इसका उपाधि जो मिला था 1540 में, शेर खां से शेरशाह सूरी हो गया था, ठीक है। हुमायूं के द्वारा हराया था इसके कारण से, ठीक है। 37 नंबर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। अनुमति देने के लिए बाध्य है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? तो ये जो है दोस्तों 24वां संविधान संशोधन में किया गया है। और 24वां संविधान संशोधन 1971 में ऐसा किया गया है कि उपराष्ट्रपति संविधान संशोधन पर विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, कि उसको अनुमति देना ही देना है, नहीं तो 14 दिन के बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन उसको ये चीज जो है से बाध्य है, ठीक है। वो कब है? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में ऐसा उसका संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है। अब आते हैं 38 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में कातकारी यानी कोलम और मारिया गोंड जनजातियों को विशेष रूप से शुभेच्छ जनजातियों समूह के रूप में पहचाना गया है? तो ये जो किसे पहचाना गया है दोस्तों? तो ये जो पहचाना गया है महाराष्ट्र। मारिया गोंड जनजाति और शुभेच्छ जनजाति का जो समूह है वो कहाँ पहचाना गया है, यानी किस राज्य में इसको पहचान मिला है? तो महाराष्ट्र होगा। 39 में आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया है? तो
राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में ऐसा रखा गया है दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो है ऐसा मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था। और उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता जो कर रहे थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और 1907 में जो अधिवेशन हुआ था 1916 में 1916 यानी सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? 1906 नहीं होगा दोस्तों, 1916 नहीं होगा, 1907 होगा सूरत अधिवेशन। उस समय अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ठीक है। सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन की बात करें 1916 में कौन कर रहा था? तो कर रहा था पंडित नेहरू ने। कौन कर रहा था? नेहरू जी ने। और लाहौर अधिवेशन की बात करें तो एसी मुखर्जी ने, ठीक है, एसी मजूमदार ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता कर रहा था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो नेहरू जी कर रहे थे। और 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस कर रहे थे। और वहीं कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? 1906 में किया गया था, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। लेकिन यहाँ अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन स्वराज की ब्रिटिश के द्वारा जो सरकार के सामने रखा था वो कलकत्ता अधिवेशन में ही रखा था। ठीक है, अब आते हैं हम 40 नंबर पे। प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार नहीं प्राप्त है। 2 है, ये मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। 3 है, इन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 40 का जो आंसर होगा दोस्तों आप बताएं, इसका कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, इन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। क्या था दोस्तों? अवसर की समानता जो है से इसको प्राप्त नहीं था। ठीक है, और अवसर की समानता प्राप्त नहीं है, इसका जो वर्णन है 15, 16, 19, 29 और अनुच्छेद 30 में जो है से अवसर की समानता जो है से इसका अधिकार जो है नहीं प्राप्त है। और ये जो है से भारतीय नागरिक प्रवासी नागरिक है ओसीआई कार्ड धारकों के संदर्भ में ऐसा अनुच्छेद में इसकी जो है से अवसर की समानता का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं किया गया है। और जो है सो 2 है, ये मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। ये हो सकते हैं, ऐसा संभव है? नहीं। इन्हें उच्च न्यायालय न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? नहीं। तो सही इसका कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल 1। अब आते हैं 41 नंबर पे दोस्तों। 41 नंबर बोल रहा है, मृदा परीक्ष के संदर्भ में क्या सही है? मृदा परीक्ष, ठीक है, तो यह एक प्रकार के मृदा की जांच होता है दोस्तों। मृदा की जांच एवं उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए एक छोटी प्रयोगशाला है। ठीक है, मृदा की जांच और उर्वरक का इस्तेमाल के लिए छोटी प्रयोगशाला है कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे इसका जांच करके इस्तेमाल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत छोटे लेवल की प्रयोगशाला है। ठीक है, छोटी प्रयोगशाला है मृदा परीक्ष। ठीक है, मृदा परीक्ष क्या है? छोटा प्रयोगशाला के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। मृदा की जांच होता है और उर्वरक का इस्तेमाल एक छोटी सी इकाई के रूप में होती है कि जांच के बाद। ठीक है, 42 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को ही हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और उनका जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये पता होना चाहिए, ये मल में हुआ था। मल महाजनपद था। मल महाजनपद जो है राजधानी है मृत्यु। ठीक है, कुशीनगर। मल
जो है इस इनका जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन है? मल है। मल महाजनपद की राजधानी क्या था? कुशीनगर था। ठीक है। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? तो 80 वर्ष की स्थिति में इनका हुआ था महापरिनिर्वाण। जिस राज्य में हुआ था? तो मल में हुआ था, यानी परिनिर्वाण हुआ था। तो हम कह सकते हैं मृत्यु हुआ था, क्योंकि महापरिनिर्वाण बराबर मृत्यु। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझे। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की भूमिका है। ठीक है, पहला है अधिकतम 14 दिनों तक की विलंबकारी भूमिका। 14 दिन के लिए धन विधेयक के लिए बोल रहा है दोस्तों। और 2 में है इसे पुनः स्थापित करने वाला सदस्य राज्यसभा से हो सकता है। 3 है विधेयक पर सिफारिशों करना। 4 है गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक के लिए बाध्य करना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? के लिए बाध्य करना, कोर्ट का जो प्रयोग करे। इसका पूछ क्या रहा था? इसका जो पूछ रहा था कि संदर्भ में राज्यसभा की भूमिका क्या है। तो ये जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा होगा दोस्तों? चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका जो 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक के लिए बाध्य करना, इसका ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक के लिए बाध्य करना जो है, गतिरोध की स्थिति में जो बाध्य करना है, धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में सही कहा जा सकता है कि वह अधिकतम 14 दिनों तक ही विलंबकारी भूमिका, यानी 14 दिन तक ही वो रोक सकता है। ठीक है, उसे पुनः स्थापित करने वाला सदस्य राज्यसभा से हो सकता है। सही है। विधेयक पर सिफारिश भी कर सकता है धन विधेयक, लेकिन गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक के लिए बाध्य नहीं है। ये बाध्य कौन है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, धन विधेयक बुलाता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हुआ। ठीक है, अब आते हैं 44 नंबर पे। भारत के प्रमुख पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कांडला पतन कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित देश के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करता है। दूसरा है कांडला पतन का उपयोग भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों के परिवहन के लिए किया जाता है। तीसरा है चेन्नई एक प्राकृतिक पतन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 44 का आंसर होगा दोस्तों, आप बताएं 44 का आंसर कौन सा सही है, यानी कथन सही कौन सा है? 1, 2, 3 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 सही है। चेन्नई एक प्राकृतिक पतन नहीं है, चेन्नई एक कृत्रिम है दोस्तों। प्राकृतिक पतन नहीं है बल्कि कृत्रिम है। ठीक है, कांडला पतन कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित देश के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम भाग की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, कांडला बंदरगाह कांडला बंदरगाह नहीं होगा दोस्तों, कच्छ है कांडला पतन का उपयोग भारी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादों एवं उर्वरकों के परिवहन के लिए किया जाता है। सही है दोस्तों। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों सी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आते हैं 45। भक्तिकालीन संत दात के विषय में क्या सही है? एक है ये निर्गुण भक्ति का परंपरा के संत थे जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। 2 है सुंदरदास एवं रज्ब इनके प्रमुख शिष्य थे। 3 है इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की तिरस्कार न कर लिखित रूप में वाणियों की रक्षा पर जोर दिया। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 45 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 सही है, यानी तीनों का तीनों सही है। ये निर्गुण एवं भक्ति काल के परंपरा संत थे। ठीक है, भक्ति काल के संत थे दात के विषय में, यानी दात। ठीक है, भक्ति काल संत दात के विषय में ये निर्गुण
भक्ति परंपरा के संत थे। सुंदरदास एवं रज्म इनके प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने पुस्तक ज्ञान का तिरस्कार न कर इसे लिखित रूप में वर्णित करके इस पर रक्षा करने का जोर दिया था। ठीक है, तो 46 का अब आते हैं दोस्तों। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ए है बहुमत के शासन को, बी सरकार में स्थिरता के, सी है सामान्य राजनीतिक सोच को, डी है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो 46 का आंसर होगा दोस्तों डी, यानी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के रूप में निर्वाचित क्रिया की प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचित क्रिया प्रणाली के अनुसार सुनिश्चित करता है कि सामान्य राजनीति सोच को ऐसा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दिया जाए। 47 का आंसर होगा दोस्तों 47 भारत में निम्नलिखित में कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करती है। तो ऐसा कौन सा जातियां हैं दोस्तों, तो ये जातियां हैं उत्तर प्रदेश में कोरिया स्थानांतरित कृषि करता है। फिर है आपका तमिलनाडु में गोंड, ठीक है, राजस्थान में गरसिया और उड़ीसा में खोंड नहीं करता है। एक ये बी नहीं होगा, 2 होगा, ये 3 के बाद ये 4 होगा। ठीक है, 1 2 4 होगा इसका। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 में आते हैं दोस्तों। विवेकानंद के शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। वो कब लिया था भाग, तो विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस में भाग लिया था। वो लिया था दोस्तों 1893 में। ठीक है, 49 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। एक है शक्तियों की परिसीमन, दूसरा है विधि के समक्ष समता, तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, 4 है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग चुने। तो सही प्रयोग यानी सही क्या होगा दोस्तों, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये जो है से विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में नहीं माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं है दोस्तों। शक्तियों का परिसीमन है। ठीक है, विधि का शासन के विधि के समक्ष समता है, स्वतंत्रता और नागरिकों का अधिकार है। 1 2 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। लास्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। लौह अयस्क और राज्य दिया हुआ है। बुनाई कहाँ है, तो बुनाई आपको हो जाएगा दोस्तों, ये आपको उड़ीसा में है। लौह अयस्क बुनाई कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में है। और नेतरलीम लौह अयस्क वो कहाँ है, तो आपको गोवा में है नेतरलीम। तो नेतरलीम जो है सो गोवा में है, सही है। चंद्रपुर लौह अयस्क महाराष्ट्र में है, सही है। 2 4 सही है। ठीक है, इस प्रकार आपको आज 50 क्वेश्चन टोटल आपने देखा दोस्तों, और आशा करता हूँ अब आपको निरंतर वीडियो मिलेगा और मेरा प्रयास रहेगा। कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से आप बताएं, और क्या इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है वो भी आप बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।